हेलो, वेलकम बैक। आज हम वापस आ गए हैं और एक नई वीडियो लेके। और आज हम वापस आ गए हैं जो तुम लोग बार बार देखते रहते हो वही टॉपिक लेके। ट्रम्प भाई साहब यूएस यूएस कर देंगे हम। और कोई वीडियो तो देख नहीं रहे तुम, तो हम इस पे आ गए क्योंकि हम बोले थे हम एल्गोरिदम को चैलेंज कर देंगे। हम नहीं बनाएंगे जो हमारी ऑडियंस बोलेगी। ऑडियंस है भी नहीं तो हम मर्जी से बनाएंगे। बनाई पिछली वीडियो, देखी ही नहीं किसी ने। अरे भैया ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे कर रहे हो तुम लोग। चलो कोई नहीं, बनिया भाई साहब बता दो, करते हैं बातचीत चालू। मैं तो नाराज हो गया हूँ, मैं तो क्या ही बोलूँ अब। ओहो, कोई बात नहीं, जैसा ऑडियंस चाहे वैसा बना देंगे यार। तो आप भी बताते हैं, मोदी जी हमारे पहुंच गए हैं फ्रांस के आईआई समिट के बाद में अमेरिका अमेरिका से वापस इंडिया आ गए हैं। पर हम थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं कि अमेरिका में भाई साहब ने क्या क्या किया है। तो बेसिकली कुछ मेजर डील स्ट्राइक हो गए हैं जो मोदी जी की और ट्रम्प भाई साहब के बीच में था। जैसे कि भाई ऑलरेडी प्रिकॉशनरी बेसिस पे मोदी जी ने बहुत सारे टैरिफ्स हटा दिए थे अमेरिका के ऊपर में से। तो वो ट्रेड डील का ब्रोमांस दिख रहा था। बातचीत हुई है, अडानी जी के ऊपर भी बातचीत हुई है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई है। उससे ये समझ में आता है कि एक अंडरस्टैंडिंग बन रहा था कि क्या है, कैसा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि इंडिया टैरिफ वॉर में नहीं घुस रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसका रीज़न क्या है कि सारे जो देश दुनिया के बड़े-बड़े लीडर हैं, वो लोग सब लोग मत्था टेकने जा रहे हैं ट्रम्प भाई साहब के पास में। तो जैसे अब क्या हो रहा है, फाइनली यूएस और इंडिया का एक ट्रेड डील का संभावना बहुत बढ़ गया है। उसका रीज़न क्या है, हमेशा इंडिया अमेरिका से इतना तेल नहीं एक्सपोर्ट करता है, सॉरी इंपोर्ट करता है। बट अब फाइनली डोनाल्ड भाई साहब ने बोला है कि हमसे तेल लीजिए, हमसे हथियार लीजिए, हमसे बातचीत करिए। हम्म। हम लोग दोस्त बड़ी-बड़ी हैं और लाइक होता है ना, हम लोग के सामूहिक एक साथ बनना चाहिए। तो और हमारे मोदी जी को तो आप जानते ही हैं, एक्रोनिम में तो उनसे आगे कौन है? ट्रम्प भाई साहब ने बोला मागा, तो मोदी भाई साहब ने बोला मीगा, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो भैया अब ऐसी बातें हैं, अब मोदी जी तो मेरी आवाज़ आ रही है? मैं बस कहना चाहता हूँ कि मागा मीगा तो ठीक है, व्हाट अबाउट मीका? नहीं ठीक है, कट कर दो। आगे बढ़ते हुए ये सब कट कर बातों देंगे में हम नहीं यहाँ ध्यान पे। देंगे। ये सब बातों में हम नहीं ध्यान देंगे। तो बेसिकली क्या है, $500 बिलियन का ट्रेड का टारगेट है। आई थिंक टोटली पॉसिबल है 2030 तक, क्योंकि वो तेल का ट्रेड आ जाएगा और लाइक बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे नोट करना चाहूंगा, पिछले बार भी ट्रंप ने जब टैरिफ की बात करी थी, तो उसको एक बहुत ही बड़े चैलेंज के रूप में इंडिया का ब्यूरोक्रेसी समझ में आया। जितना हम इंडिया की ब्यूरोक्रेसी को कोसते हैं, वही हमारे सेवियर है ट्रंप के सामने। भाई लोगों ने कुछ काम ही नहीं किया, एकदम स्लो कर दिया प्रोसेस को। 4 साल ट्रंप भाई साहब के चले गए और कोई टैरिफ नहीं लगा इंडिया के ऊपर और कुछ नहीं हुआ। इस बार मोदी जी ने इस बात को ठान लिया कि भैया सेम टेक्निक वापस से चलेगा नहीं, तो इस बार अपने थोड़ा प्रिपेयर होकर जाते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, मोदी जी ने डक मीट होता है उसके ऊपर अपने टैरिफ को इंडिया में कम किया। आपको पता है कब कम किया? 13 फरवरी, जाने वाले दिन के ऊपर कम किया, एकदम उसी दिन। उसके बाद में भाई साहब ने क्या किया है, भाई साहब ने बोला हार्ली डेविडसन के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो भी हम कम कर देंगे और कम कर देंगे। बेसिकली क्या हो गया है कि अमेरिका का कोई भी प्रोड्यूस है जो वहां से यहाँ बेचना चाह रहे हैं वो लोग, इंडिया ने बोल दिया है आप ले आइए। प्रॉब्लम लेकिन क्या है वहाँ पे मैं बस हाईलाइट करना बोलिए। चाहूँगा यहाँ पे, इंडिया फिर तो थोड़ा स्मार्ट नहीं खेल गया। बिकॉज जो डक मीट है और जो हार्ली है, वो तो इंडिया में पहले कोई नहीं खरीद रहा भैया। यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड एग्जैक्टली भी exactly, नहीं है, इम्पोर्ट करके भी क्या उसी बिकेगा वो। इसी इसी मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूँ कि अमेरिका और ट्रम्प भाई साहब ने बहुत जोर लगा रखा है कि नहीं, हमको आप अलाउ करिए अपने देश में आने के लिए। इतने सालों से गेट बंद है देश का, इंपोर्ट ड्यूटी लगा है, कस्टम लगा है, सब खोल देंगे। प्रॉब्लम क्या है, अगर सरकार खोल भी दे, लोगों का बिहेवियर तो चेंज हो नहीं रहा है। लोग तो वैसे ही बाई करेंगे जो उनको बाई करना है। वो लोग को कोई सेंस। आज अब बात समझिए, हार्ली का जो कंपटीशन इंडिया में हुआ है रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड किसी को भी अगर बाइक खरीदना है उस रेंज में, अगर उनको सच्ची बाइक करना भी है, तो उस रेंज में एनफील्ड खरीदते हैं जनरली लोग। वो पर बेटर अब दिखता हार्ली है, का भी इंपोर्ट बाइक वो बेटर है ना बेटर हार्ली दिखता से। है। माइलेज अच्छे, इंडिया में तो एग्जैक्टली सबको चाहिए, कितना देती है हार्ली से तो बेटर ही है, जबकि रॉयल एनफील्ड की ज़्यादा है नहीं exactly. तब भी। दूसरी दूसरी चीज जो डक मीट को लेके है, आप लाइए। एक बात समझिए इस बात को, यूएस का जो प्रोसेस्ड मीट है, अगर वो इंडिया के अंदर आता है, इंडिया के पास वो कोल्ड चेन सप्लाई है ही नहीं कि वहां से आने में भी तो टाइम लगेगा। प्लेन से तो भेज नहीं सकते, शिप से भेजेंगे। वो यहाँ आएगा, वो तुरंत ही अगर वो लोग नहीं कंज्यूम करेंगे तो खराब हो जाएगा। भैया तो इंडिया में चल देखिए रही है क्या लाइव कटाई। लाइव कटाई को कैसे कुछ कर यस दोगे तुम? एग्जैक्टली सामने बंदा कटवा के लेके आ एग्जैक्टली रहा माई है। पॉइंट। या द होल पॉइंट इज सामने फ्रेश मीट। इंडिया में वो फिर प्रोसेस 30 दिन पुराना मीट कोई खाएगा ही नहीं, लोगों का एग्जैक्टली टैबू कनेक्टेड उसके तीसरी साथ। चीज पे आते हैं। तीसरे चीज पे आते हैं, वो बोल रहे हैं हमको हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आप अलाउ कर दीजिए, ठीक है। आप हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अपने देश में आने दीजिए। मोदी जी बोल रहे हैं आप लाइए ना। अरे कौन मना कर रहा है आपको? अब देखिए एक बात समझिए, इंडिया के अंदर में अगर आप सब्जी मंडी में जाएंगे, बहुत बड़ा अगर आपको आलू दिखेगा ना, आदमी लेता नहीं है उस आलू को इंडिया में। आदमी चाहता है छोटा छोटा आलू करके ज्यादा ले, ठीक है। ये एक साइकोलॉजी है जो एक मैंने खुद देखा, मैं खुद भी सब्जी लेने के लिए अभी जाता हूँ।
भाई अमेरिका का जो प्रोड्यूस है वो इतना लार्ज साइजेस में आता है, उनका इतना लार्ज प्रोड्यूस है, इंडिया में कोई बाई करने वाला ऑप्शन ही नहीं बचेगा। और दूसरा तीसरा पॉइंट अगेन वो कोल्ड चेन वाला, इतना दूर से जब तक आएगा यहाँ पे कोई बायर नहीं बचेगा तो वो मार्केट पेनिट्रेट ही नहीं करेगा। और 4 साल इतना में ट्रम्प भाई साहब के खत्म हो जाएंगे। और आप एक और पिछले चीज़ भी बार देख रहे ब्यूरोक्रेट हैं, को आगे किया। जी आप जी एक और चीज़ भी तो देखिए, जब वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यहाँ तक आएगा, वो महंगा भी तो हो जाएगा। इंडिया तो प्राइस डिफरेंशियल पे एग्जैक्टली। खेलता है जब इंडिया एक्सपोर्ट करता है, वो प्राइस डिफरेंशियल यूएस के पास थोड़ी है। वो हम इंपोर्ट ड्यूटी हटा देंगे, यूएस के प्रोड्यूस तो फिर भी महंगी है, वो अंडर प्राइस तो कर नहीं पाएगा, वो खाएगा क्या वहाँ का प्रोड्यूसर फिर? वो इंडिया में कोई खरीदेगा नहीं इतनी महंगी सब्जी यार, यहाँ पे 10-10 रुपए के लिए तो आदमी अपनी जमीन बेच के पर रेडी हो जाते हैं। पर एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यहाँ पे, मैं बहुत ही उत्साहित हूँ इस चीज को लेके कि अगर पल्सेस का ट्रेड इंडिया यूएस का बढ़ता है दैट वुड बी अ वेरी गुड साइन। फाइनली हम कनाडा को हेज कर पाएंगे। आई थिंक दैट इज रियली नेसेसरी, जो इंडिया को फोकस करना चाहिए। आप इंपोर्ट ड्यूटी कम करिए, ट्रम्प बाबू भी खुश, हमारा भी एक डाइवर्सिफिकेशन हो गया। देखिए एट दिस मोमेंट ना कनाडा को ये बात को समझना होगा कि भाई इंडिया इज नॉट अ स्मॉल गेम प्ले। हम लोग कंज्यूम करते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं किसके साथ क्या करना है। ये वही वाला गेम प्ले हो गया जैसे चाइना ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है, एकदम कदमों पे रख के रखा है उन्हें। उनका वाइन, उनका पोर्क, उनका सब कुछ, फिशरीज, बहुत कुछ कंज्यूम करता है चाइना। तो अगर वो कंज्यूम करना बंद कर दे तो सडनली लाइक होता है वो मार्केट डायनेमिक्स अपने आप प्ले करेंगे। कनाडा को थोड़ा होश में लाने का जरूरत है। आई थिंक ये जो ट्रम्प के साथ डील हो रहा है यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो सिस्कैचुआन बोल के एक जगह है, एक प्रोविंस है, सिस्कैचुआन सिस्काचुआन। या ऐसा कुछ है। सही आया भाई साहब ने, सही बोला है, कॉन्स्पिरेटर तो आफ्टर ऑल वही है। सो वो कनाडा में है, तो लाइक होता है ना प्रोविंस है वो, बेसिकली जैसे हमारा बंगाल है, उड़ीसा है, वैसे एक प्रोविंस है वो। वहां पे वो लोग क्या करते हैं, उनका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है ये पल्सेस इंडिया में। भाई साहब डांस मत करिए आप, जो भी है। तो बेसिकली क्या है, इससे डाइवर्सिफिकेशन होगा। आई थिंक इट्स अ गुड प्ले। दूसरा चीज, ये जो ट्रम्प के साथ नेगोशिएशन करने का टैक्टिक है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप ट्रम्प को गुस्सा दिला देंगे, ठीक है, कोई सेंस बनता नहीं। दूसरा चीज, मैंने बहुत लोगों से सुना है ये चीज कि स्टील और एल्यूमिनियम का तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है इंडिया को लेके, क्योंकि 25% टैरिफ लगा दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्रम्प भाई साहब ने बोला। सो बेसिकली आई वुड लाइक टू डिफर, लाइक क्योंकि उसका रीजन क्या है, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ आपको, कि 25% स्टील, इंडिया के जितने भी कंपनीज हैं उन लोगों ने क्या किया है, अपना एक आउटपुट वही सेटअप कर लिया है। इंडियन कंपनीज हैव प्लेड इट वेरी स्मार्ट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम कि भाई बहुत लॉन्ग टर्म थिंकिंग किया उन्होंने, और लोगों ने सेटअप वहीं बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे अगर आपको नहीं पता हो तो मैंने कुछ एक इंटरव्यू पहले मैंने देखा था, पार्थ जिंदल जो है वो जेएसडब्ल्यू के यूएस डिवीजन के हेड है, वो वाला पार्ट देखते हैं। तो पॉइंट क्या है कि उनसे जब बातचीत हुआ था तो उन्होंने ये बोला कि हमें कुछ भी एक्सपोर्ट करने का जरूरत ही नहीं है यूएस को, हमारा ऑलरेडी इनफ इंटरनल कैपेसिटी है जो यूएस में डेवलप्ड है। सेम फॉर ऑल द अदर प्लेयर्स। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स हैं वो बाहर जाके वहां सेटअप बना रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि एक बार तो आप सेटअप बना ले रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट्स तो वापस घर लेके आ सकते हैं। आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते पर आप प्रॉफिट्स तो वापस ला सकते हैं, प्लस आपको करेंसी डिफरेंशियल एडवांटेज मिल जाता है। आई थिंक दिस इज वेरी लॉन्ग टर्म थिंकिंग, दिस इज वन ऑफ द रीजंस। जब ये जो कि इनका इंडिया में बैलेंस शीट साफ कर दिया गया है, कॉर्पोरेट टैक्सेशन कम करके, और लाइक होता ना उन लोगों को डेट रीपे करके, जो इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में नहीं कर रहे हैं वो लोग बाहर कर रहे हैं। उससे क्या होगा, आने वाले 5-10 साल में आई थिंक वो फॉरेक्स इनफ्लोज और वो जो करेंसी डिफरेंशियल फैक्टर्स है वो प्रॉफिट्स बढ़ते हुए दिखेंगे। दैट्स व्हाट आई मुझे एम थिंकिंग। मुझे लग रहा है वो लोग वापस प्रॉफिट इंडिया नहीं लेके आएंगे, वो लोग अपने बेट को और ज़्यादा हेज करेंगे सारे कॉर्पोरेट्स। वो लोग ओके। लास्ट में, क्योंकि जब डॉलर्स में कमाएंगे वहाँ पर उनकी टैक्स लाइबिलिटी, जब वहाँ पे कमा रहे हो तो अमेरिका में टैक्स लाइबिलिटी आएगी, एंड अमेरिका में ग्लोबल लाइबिलिटीज आती है। तो उनकी ग्लोबल लाइबिलिटीज आ जाएंगी, तो वो लोग, अमेरिका तो वैसे भी बुलडॉग की तरह चेज करता है फिर अपनी टैक्स लाइबिलिटीज को लेकर। तो एक तो वो पंगा, ओके। तो ये लोग एप्पल की तरह कर सकते हैं कि टैक्स हेवन में डाल दो या तो। और अमेरिका की जो हम्म। कॉर्पोरेट टैक्सेस है वो इंडिया से कम है, वो लोग तो वैसे भी अपना वहाँ पे कमा के वहीं की वहीं पर अगर दे करके भी निकलते हैं तो हेज कर लेंगे। हम्म। अब वो फायदा अलग है कि अमेरिका महंगा, डॉलर इतना ऊपर है इंडिया के आईएनआर से, वो लोग अगर वापस लाते हैं तो उनका नेट नेट सस्ता ही पड़ने के चांसेस है, एग्जैक्टली, 35% दैट्स फर्क द होल पड़ेगा। आइडिया थिंग। लेकिन आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो 35% जो यहाँ का जो 35% पड़ेगा और वहाँ का जो 25% है, वो कन्वर्जन होकर के जो पैसा यहाँ पे आ रहा है वो टोटल आईएनआर पे तो पड़ेगा 35%। पर तो आई उतना फर्क जेन्युइनली नहीं फील पड़ेगा कि यार, वो नहीं करेंगे आई मेरे फील हिसाब से। आई फील अपॉर्चुनिटी की बातें हैं कि भाई आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है वहां पे एक्सपैंड करने का, बिजनेस बढ़ाने का, तो आप बढ़ाइए वहां बिजनेस। कल को ट्रम्प तो आपको बोल जब भी रहा है इंडिया में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स। कंपनीज आओ, वो अब तो सब्सिडी वब्सिडी देने की बात कर रहा है। तो जब वो सब्सिडी हाँ वब्सिडी तो दे देगा, कॉस्ट कम होता ही, तो ये लोग एकदम नहीं आएंगे, ये लोग तो सेट हो गए बाहर। मैं हाँ वो कह रहा तो हूँ। वही चीज, तो मेरे को पर्सनली लगता है कि अगर लोग वहाँ सेट भी हो जाते हैं, वो जो टेक्नोलॉजी एडवांसेस वहाँ करेंगे, वो सब चीजें यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करेंगे, तो एक हाँ, जनरल ओवरऑल सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा। डेवलपमेंट हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेटर होगा, एंड आई थिंक दिस इज द नेक्स्ट सीडी। आप अमेरिका तो बन नहीं सकते, इंडिया कोई रेस में तो है नहीं अमेरिका बनने के लिए। पर जो मैंने जापानीज मॉडल से देखा है, जो मैंने जापानीज लाइक चीजों को देखा कि उन लोगों ने, वो लोग अमेरिका आए, अपनी चीजों को लेके आए कि ये हम बेटर करते हैं, हम ये अच्छा कर सकते हैं, और उसके वो लोगों ने अमेरिकन लर्निंग्स को भी अपने घर पे यूज किया। बट लाइक जापानीज तो मैन्युफैक्चर नहीं करते यार अमेरिका में ज़्यादा, आप अगर देखें
तो जापानीज़ की हाँ, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है अमेरिका में बहुत ज़्यादा। जापानीज़ आपका क्या बोल रहे हैं? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ही करते थे मेनली। अब धीरे-धीरे अच्छा, चालू कर रहे हैं। टोयोटा ज़्यादा थोड़ी मैन्युफैक्चर करती है। अमेरिका में कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है टोयोटा की ज़्यादा। मेनली तो मैं गलत हो सकता हूँ, भाई साहब मेनली को ज़्यादा पता नॉकडाउन है, यूनिट्स और पर्सपेक्टिव वो से। सब आती हैं जापान की भी। हुँ, और हुँ, ये सब तो है ही है और ऊपर से टू बी ऑनेस्ट अगर उनको बाहर पैसा ज़्यादा बनता हुआ दिखेगा तो वो लोग वापस इंडिया हुँ, वैसे भी नहीं आएँगे। हुँ। हाँ जी भाई साहब कंटिन्यू करिए तो मैं आता हूँ। ए एक और चीज़ जो मेरे को लगता है, जो इम्पोर्टेंट है, जो देखने का बात है कि ये जो पूरा सेगमेंट है, जैसे-जैसे ये बड़ा होते जा रहा है, जैसे-जैसे ये एक्सपैंड करेगा इन जनरल, जैसे मोदी जी भी बोल रहे हैं कि हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स लाना चाहते हैं, हम इंडिया को डेवलप करना चाहते हैं, तो बाहर का इन्वेस्टमेंट्स लगेगा। तो आई पर्सनली फ़ील कि एक मेजर सेगमेंट है जो इवेंचुअली वहाँ से यहाँ आना चाहेगा। लाइक पोस्ट जब एक थोड़ा-सा करेंसी रीवैल्यूएशन होगा। आई थिंक पर्सनली डॉलर इज़ एट इट्स ऑल टाइम हाई। अगर आप DXY चार्ट को भी देखेंगे, हमने कुछ वीडियोस पहले भी दिखाया था आपको कि वो एक ऑल टाइम हाई पे है, तो दिस इज अनसस्टेनेबल। अगर आप देखें 70% ऑफ द वर्ल्ड्स मार्केट इज स्टिल अमेरिका, लाइक, और बाकी लोग बस पूरा वर्ल्ड 30% है। आई थिंक दिस इज अनसस्टेनेबल। और आने वाले टाइम में आई जेन्युइनली फील कि एक बड़ा आउटले जो है वो होना चाहिए सेगमेंट के अंदर में, कि फाइनली इट वुड मेक सेंस कि इंडिया में इन्वेस्ट करना। राइट नाउ इट डज नॉट मेक सेंस इंडिया में इन्वेस्ट करना उस कंपनीज के लिए, तो आज वो बाहर कर रहे हैं। आई थिंक इवेंचुअली व्हेन इट विल मेक सेंस, आई think they might come back eventually. Consumption यहाँ है, so I don't know like what it is like, but yeah, it's मेरे a को tricky मैं situation. थोड़ा सा हाँ मैं भी थोड़ा सा डाउटफुल हूँ क्योंकि Hmm. कंजम्पशन हम जितना ही बोल रहे हैं यहाँ पे है इंडिया में कंजम्पशन करने वाली मेजर कंजम्पशन आपकी ये 400 मिलियन 500 मिलियन पब्लिक करती है 1 बिलियन सवा Yeah, बिलियन अपने पास मेजर पॉपुलेशन नहीं yeah, करती 50% पॉपुलेशन भी पेनिट्रेटेड नहीं है जो कि कंजम्पशन जिनकी अच्छी है और जो बेसिक कंजम्पशन है वो आपका एफएमसीजी और ये सब ग्रोथ है तो वहाँ पर तो एकदम चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स बिकते हैं ज़्यादा वहाँ पे बहुत महंगी चीज़ें hmm. नहीं बिकेंगी दूसरी चीज़ It's a fair इंडिया का point. तो मॉडल ही है मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड देन सेल फॉर द ग्लोबल अब वो अगर ग्लोबल Hmm. में जाकर उनको बेनिफिट वो मिलने लग गया और वहीं की वहीं बना सकते हैं तो उनको तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गई उनका लीड टाइम कम हो गया टर्न अराउंड टाइम कम हो गया उनके ऑपरेशनल जो हैसल कम हो गई तो वो लोग वहीं बना के बेच देंगे और इंडिया में अगर वो लोग प्रॉफिट भी लाएंगे यहाँ भी 35% देंगे वहाँ पे भी 25-30% देंगे तो कोई मतलब ही नहीं है उनके लिए वो वहीं के वहीं करेंगे कन्वर्जन चार्ज तो लगेगा यहाँ पे भी पैसा लाने में Hmm. तो मेरे हिसाब से तो देखो Hmm. बहुत ज़्यादा तो नहीं है होप सरकार को बहुत ऐसे जूते एकदम टाइट करके बोलना पड़ेगा कि भाई ईज ऑफ बिजनेस बनाओ कॉर्पोरेट्स को खुश रखो क्योंकि वरना धंधे खुश रखेंगे तो ये थोड़ा सा ग्लूमी पिक्चर भी हो सकती है ये ट्रिकी सिचुएशन है Hmm. अब बस वो है कि Hmm. अमेरिका ने जैसे अब टैरिफ लगा दिया 25% तो इंडिया के लिए Hmm. अच्छा है इंडिया के लोग इंडिया में Hmm. रहेंगे और इंडिया की कंजम्पशन Hmm. इनफ है तो वो लोग वहां से बिल्ड कर लेंगे और बाकी अमेरिका इकलौता मार्केट थोड़ी है और स्टील के लिए तो अमेरिका का सही मार्केट बात उतना है, बड़ा है भी नहीं बाकी मार्केट्स में अच्छी कंजम्पशन सही है बात है। इनफैक्ट यूएई और Hmm. मिडिल ईस्ट तो बहुत बड़ा मार्केट निकल के आ रहा है अब Hmm. तो वो वाली सही चीजें बात तो है। है ही हैं जो कि बिल्ड हो रही हैं Hmm. देखो, जैसे अब मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ सेक्टर्स हैं जो मेरे हिसाब से इतने अफेक्टेड नहीं रहेंगे ट्रम्प टैरिफ से या ट्रम्प के पूरे टर्म से इन जनरल। तो उनके ऊपर मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। पहले मैं वो 4-5 सेक्टर्स का नाम बता देता हूँ। एक तो मेरे हिसाब से है जो है वो है फार्मा। आई थिंक फार्मा इज़ समथिंग जो इतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होगा ट्रम्प से, क्योंकि फार्मा का जो भी मेजर लाइक होता है ना हाई एंड R&D है, वो ऑलरेडी अमेरिका कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा वो लोग प्रोड्यूस भी करते हैं। उनका आईपी बहुत हाई क्वालिटी का है, नो अदर कंट्री इज़ इवन क्लोज बाय। दूसरा जो है मेरे को लगता है कि और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इज एट अ वेरी लार्ज स्केल एंड आई थिंक कॉस्ट एफिशिएंसीज है यहाँ पे फार्मा को लेकर बियॉन्ड के। कॉस्ट एफिशिएंसी इंडिया में और एक अच्छी चीज़ है ना इंडिया में फार्मा फ्रेंडली पॉलिसीज है अमेरिका के आईपी लॉज यहाँ पे नहीं लगते या वो जैसे आई अमेरिका जाएंगे वो मैन्युफैक्चर ही नहीं कर सकते या उनको यहीं आना पड़ेगा मर के और यहीं से यस फिर वापस यस भेजना पड़ेगा प्लस छोटे पैकेट्स होते या हैं छोटी या क्वांटिटी होती है ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा नहीं पड़ता ऑपरेशनल हैसल बहुत ज़्यादा नहीं तो कर सकते हैं वो लोग यहाँ से खाली फॉर्मूलाज बना करके भी बाहर भेजेंगे तो वो फिर वैल्यू एडिशन तो यहाँ पे हो ही रहा है और वो आई थिंक ये परफेक्टली कैप्चर किया आपने यहाँ पे ये वाली लीड तो या इंडिया के पास है इंडिया एस्टेब्लिश हो गया है इसमें तो या दूसरा जो मेरे को लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन के आता है वो है ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर। अब ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर आप हमसे पूछेंगे वो क्या है? मेरे हिसाब से ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर वो है जो सरकार के लिए रोड्स बनाती है, सरकार भी नहीं ऐसा, सबके लिए इन जनरल वो लोग रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका लाइक पावर प्लांट्स, सीमेंट प्लांट्स या कोई भी रिफाइनरी बनाने में हेल्प करते हैं, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स बोलते हैं उसे। सो जैसे एल-एन-टी जैसा प्लेयर हो गया आपका लाइक होता है ना, या फिर आपका लाइक कोई बड़ा थाइसन ग्रुप हो गया, वो एक लाइक कंपनी है जिसको अब उनका जो ऑपरेशन है उसको जेएसडब्ल्यू ने एक्वायर कर लिया है। तो बेसिकली क्या है, जैसे-जैसे आप टैरिफ लगाएँगे हर जगह का डिमांड वहीं पे फुलफिल होने लगेगा। सडनली क्या हो रहा है, स्टील प्राइसेस कम होने लग रहे हैं। स्टील प्राइसेस कम होने से क्या हो रहा है, ये सब ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा मिलता है क्योंकि ये लोग बल्क में बाय करते हैं, प्राइस एडवांटेज है इनके पास में। आई जेन्युइनली फील कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर वाला जो स्पेस है वो बड़ा रूप में निकल के आएगा एंड ऐसे भी इंडिया को और इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत है और जैसे-जैसे वो बिल्डअप करेगा ईपीसी स्पेस बड़े रूप से निकल के आएगा। थर्ड जो मेरे को लगता है, जो भाई साहब कुछ और बोलना है तो मैं थर्ड बोलूँ फिर। नहीं नहीं सर कंटिन्यू मेरे को लग रहा है मैं या एको कर रहा हूँ सो आपका इसके अंदर मैं सो कंप्लीट बेसिकली करूँ थर्ड जो स्पेस है जो मेरे को जो थर्ड स्पेस है वो लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी है।
और रिन्यूएबल एनर्जी में भी सोलर वाला जो पार्ट है, आई थिंक दैट वुड बी की। इंडिया में फाइनली सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, और जो लोग सोलर बना रहे हैं वो लोग हाइड्रोजन भी डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे, भले ही वो अलग अलग लेवल्स पे कर रहे हो। बहुत लोग हाइड्रोजन टैंक्स डेवलप कर रहे हैं, बहुत लोग इलेक्ट्रोलाइजर्स डेवलप कर रहे हैं। ये जो पूरा इकोसिस्टम है रिन्यूएबल एनर्जी का, आई थिंक दिस इज स्टिल समथिंग विच इंडिया इज वर्किंग ऑन। और यहाँ पे मेरा थीसिस बहुत सिंपल है, और वो ये है, पूरा दुनिया इज बैक ट्रैकिंग ऑन इट। लाइक होता है, अर्जेंटीना इज थिंकिंग ऑफ क्विटिंग कॉप, इंडोनेशिया इज थिंकिंग ऑफ क्विटिंग कॉप और अपने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के साथ में। इंडिया ने कभी भी बहुत ज्यादा कमिट नहीं किया था। इंडिया ने बहुत रीजनेबल कमिटमेंट्स किए थे जो किए जा सकते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ सस्टेनेबिलिटी को देख के मत सोचिए, आप यहाँ पे ये सोचिए, इंडिया जैसा एक नेट इंपोर्टर ऑफ एनर्जी अपने एनर्जी स्ट्रीम्स को ऑलवेज डाइवर्सिफाई करना चाहेगा। सो ये सस्टेनेबिलिटी के चक्कर में साथ साथ में इनका एक और एजेंडा फुलफिल हो जा रहा है, और वो एजेंडा क्या है? वो एजेंडा है कि आप एनर्जी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अगर बायोगैस का एक मेजर रूप से अपटिक होता है, या हाइड्रोजन का मेजर रूप से अपटिक होता है, या फिर और भी सारे जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स है, वो सबका एक साथ में एक अच्छा सेगमेंट बन के आता है कि 300 गीगावाट ऑफ एनर्जी इन सब से आ रहा है, और बाकी इंपोर्ट कर रहे हैं जैसे तेल से आ रहा है, दैट वुड बी अ वेरी गुड पोजीशन फॉर इंडिया। उसका रीजन क्या है? आपका इंपोर्ट बिल कम हो रहा है, आपको जरूरत नहीं है फालतू ज्यादा इंपोर्ट करने का। आपका इंटरनल जो वेस्ट प्रॉब्लम है वो बायो एनर्जी आपको मोस्टली सॉल्व कर देता है। तीसरा जो है, आप हाइड्रोजन में लीड ले सकते हैं। हाइड्रोजन इज समथिंग आई फील इंडिया और अराउंड द वर्ल्ड सब लोग इज ऑलमोस्ट देयर, मतलब 19-20 का अंतर होगा स्पीड में, बट सब लोग ऑलमोस्ट साथ में कर रहे हैं। जैसे सोलर रेस में चाइना बहुत आगे चला गया है। चाइना इतना आगे चला गया कि चाइना खुद को रोकना पड़ रहा है। वो खुद बोल रहा है और अब हम तुमको इंसेंटिव नहीं देगा, जो तुमको बनाना है वो मार्केट फोर्सेस को लेके बनाओ। तो ये वाला जो सेगमेंट आई थिंक इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। इंडिया ने बहुत सारे स्कीम्स निकाले हैं, पीएलआई स्कीम्स भी निकाले हाइड्रोजन और सोलर के लिए भी, एंड आई थिंक दोस थिंग्स आर वर्किंग प्रीटी वेल। पर मेरे हिसाब से ये जो पूरा रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट है, यहाँ पे बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि प्राइस सेंसिटिव अपने को नहीं होना चाहिए। अपने प्लेयर्स धीरे धीरे प्राइस को कम कर रहे हैं, पर थोड़ा ज्यादा लगे तो भी इंडियन गवर्नमेंट को बाहर के जो सस्ते इंपोर्ट्स है उसको टैरिफ लगाना चाहिए, वरना इंडिया का इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगा। एंड दिस विल बी अ वेरी बैड एग्जांपल कि आपने बोला इंडस्ट्री डेवलप करो, पर आप टैरिफ नहीं लगा रहे हो, तो बाहर का चीप इंपोर्ट इंडिया में आ जा रहा है। तो चाइना प्रॉब्लम इज ऑल्सो देयर। तो चाइना भी इंडिया में अपना लाइक प्रोडक्शन को शिफ्ट करना चाह रहा है, इफ नॉट प्रोडक्शन एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ इट, ताकि इंडिया में कंजम्पशन हो सके उस चीज का, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो या अलग अलग सेगमेंट्स हो। तो मेरे हिसाब से ये जो पूरा सेगमेंट है, आई थिंक ये बहुत बड़ा प्ले है। भाई साहब क्या राय है इस चीज के बारे में? मेरे को लग रहा है मतलब ठीक ही बोल रहे हो, अभी तो बाकी देख के पता चलेगा। एक तो ये भी है ना कि बाहर का जो भी चीज़ें बन रही हैं उनको कहीं पर भी अगर बेचना है तो सोलर पैनल्स वगैरह और बाकी ये सब चीज़ें जो होती है वो डेलिकेट इतनी होती हैं कि आप अगर वहीं मैन्युफैक्चर करें तो बेटर। ट्रांसपोर्टेशन में वो फिर और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज उतने टूटने के चांस होते हैं एंड वो सब चीज़ें। फ्रेजिलिटी जितना फ्रेजाइल होगा उतना वो, एक तो वो चीज़ आ जाती है। दूसरी, इंडिया में सस्ते में बन रही हैं चीज़ें, इंडिया ने इनफ स्केल अचीव कर लिया है। तो बाहर से आप अगर इंपोर्ट करके करोगे या फिर आप यहाँ से आकर के फ्रेश करोगे तो आपका उतना होगा ही नहीं कि आप मार्केट कैप्चर कर पाओ। मार्केट ग्रैबिंग वाली अपॉर्चुनिटी भी तो है ना। और इंडिया में या अडॉप्शन बहुत तेज़ रेट पे नहीं है अभी भी। तो बहुत या तेज़ रेट पे अडॉप्शन ना होना और एक इनफ स्केल अचीव कर लेना अश्योर्स कि वो अभी डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली बात है। जिसका नाम बन गया, और जिनका बन रहा है वो उनका बन गया है। एकदम फ्रेश नया प्लेयर आएगा और वो अगर बेचने लगेगा तो लोग शायद भरोसा भी ना करें। तो वो एक थोड़ा यस ट्रिकी हो जाएगा मार्केट क्रैक करना नए प्लेयर का। या तो वो एक चीज़ है। यहाँ पे अब थोड़ा सा हम लोग पिवट करेंगे कि मैं आपको थोड़ा सा बाजार का चार्ट दिखा देता हूँ। आफ्टर ऑल आप आते हैं बाजार के लिए हैं, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा बाजार भी बता देते हैं आपको। बाजार को भाई हम आप जैसे देख सकते हैं पैसों के कि पीछे पागल हैं लोग एकदम ऐसे। एक बढ़िया भाई बढ़िया वीडियो देखी जाती है तुम लोगों से। बढ़िया आदमी है, थोड़े तो पैसों की बात करनी ही पड़ेगी। सो बाजार 26,000 के लेवल से 22,290 के 22,930 के आसपास आ गया है। देखिए क्या यहाँ पे सेटअप अच्छा है, मेरे हिसाब से काफी गिरावट आ गई है, पर प्लीज इसको ये मत सोचिएगा कि कल इसको वापस रिवर्सल होने वाला है। ये एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन है। आप 2025 को आप ऐसे समझिए कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है, आपको इनको पटाना है 2025 में, 2026 में आपको रिटर्न्स मिलेंगे। आप एक्सपेक्टेशन रॉन्ग मत लेके चलिएगा कि कल भागने लग जाएगा बाजार। इतना चीप है, सब कुछ इतना चीप है कि बस आज ही जाके सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया ये अपने आपके क्रश पोर्टफोलियो। है, अगर के बीच में हाय बोलते तो आपको सिल्क नहीं देनी। हाय का जवाब हाय दे करके निकल जाना है। बिल्कुल भाई साहब ऑब्वियसली ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। पर बेसिकली यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है कि आपको थोड़ा सा मेजर्ड वे में चलना है यहाँ पे, कि बाजार अभी काफी गिरेगा। हम्म। इन ओवरऑल सेगमेंट्स अगर आप देखेंगे, मैं आपको कुछ थोड़ा डेटा भी दिखाऊंगा, हमारे हम जो कुछ सब्सक्रिप्शन शक्ति ले रखा है रखनी है, उससे। सिंप नहीं बनना है। एक लाइन। जी बनिया भाई साहब। एग्जैक्टली जी जी, एकदम भाई साहब, तो आप तो जानते ही हमारे भाई साहब एकदम एक्सपर्ट है सब चीज़ों में। अगर आप इन जनरल देखेंगे कि नाम कहाँ साफ है कर दो। 52 वीक में, तो अगर आप एक मिनट थोड़ा सा घुमा देते हैं इसको, यस अब रेडी है। सो माइक्रो फाइनेंस तो मतलब पिट रहा है एकदम, जैसे आप देख रहे हैं। हमने भी कुछ माइक्रो फाइनेंस का एक प्ले दिया था कुछ वीडियोस पहले, क्लियरली पिट रहे हैं हम। लाइक होता ना, इट हैज गॉन रॉन्ग एंड आई वुड बी द फर्स्ट वन टू एक्नॉलेज माय मिस्टेक कि इट इज नॉट वर्किंग। दूसरा, अगर आप कुछ यहाँ पे ऊपर ऊपर से अगर आप देखिए, टेलीकॉम, प्लास्टिक, बेयरिंग, रेलवे, रीइंफोर्स, सब कुछ लाल हो रखा है। मतलब आप समझिए अभी पूरा पूरा ट्रम्प का जो ट्रेड है
कि सब लोग को डर लग रहा है कि ट्रम्प बाबू आ गए हैं, अब तो बस हालत खराब होने वाला है इस देश का, सब कुछ डूबने वाला है वाला चीज़ है। आई थिंक पेसिमिज्म का भी एक लेवल होता है। आई थिंक धीरे-धीरे वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कितना कर पाएँगे वो 2025 में प्ले आउट होगा। आई थिंक 2026 तक एक बहुत क्लैरिटी आने लगेगा। ये आपको ये भी याद रखना है 2026 में मिड टर्म इलेक्शन है ट्रम्प बाबू का, और अगर मिड टर्म इलेक्शन में वो नहीं जीते, तो 2027 और 28 वो लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएँगे फिर से। तो अभी क्या है वो बहुत फास्ट बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़ रहे हैं आगे। लेट्स सी कहाँ जाते हैं। अगर आप मिड कैप को भी देखेंगे, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप 20-20% गिरे हैं यार, मतलब आप देखिए क्या खून बहा है, देखिए आप यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है स्मॉल और प्लीज़ माइक्रो इसको कैप तो चलता है। निफ्टी 50 12.5% गिरा हुआ है। जी, तो मेरा कहने का मतलब क्या है ना यहाँ पे आप प्लीज़ इसको ऐसे मत समझिएगा कि अभी गिर गया है, बहुत गिर गया है, हम एक्यूमुलेट कर लेते हैं। अगर आपको करना है ट्रांचेज़ में करिए, एक साथ लंप सम नहीं डालना है अभी एकदम, वेट करना है, अभी और गिरेगा। अगर क्योंकि अनसर्टेनिटी इतना ज़्यादा है, अभी रशिया यूक्रेन वॉर सेटल नहीं हुआ है, वी डोंट नो क्या होने वाला है। उसके बाद में अभी गाज़ा वाला चीज़ भी है, वो सेटलमेंट भी बाकी है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो टैरिफ वाला जो प्ले है, इतना कुछ चल रहा है ना, मतलब अभी इतना अनसर्टेनिटी है, तो 2025 इज़ वेट एंड वॉच। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ या कोई स्टॉक या कोई इंडस्ट्री आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ट्रांचेस में इन्वेस्ट करिए, वेट करिए। आई थिंक 2025 वेट एंड वॉच। भाई साहब कुछ बोलना चाहेंगे आप, या थोड़ा-सा और डेटा दिखा देते हैं? मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, सख्ती के साथ-साथ कैपिटल बचा के रखनी। पैसा तुम्हारा है, यस, बचा के रखो। यस, कोई कुछ भी बोले यस, कहीं मत लगाना। खुद से पढ़ो, यस, खुद की पढ़ाई-लिखाई करो और फिर देख समझ के लगाओ। क्योंकि यस। थोड़ा कठिन होता जा रहा है हिसाब-किताब, तो उस कठिनाई में आपको ऐसे टिके रहना है, चलते चलो बंधु। या मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं, मतलब भाई साहब हमारे चलते चलो बनते ही मतलब। बट मोटिवेशन देने के लिए बेसिकली आए हैं कुछ हम यहाँ पे। समधी एग्ज़ैक्टली भाई शिवेश्वरी लाइट। साहब ओ भाई साहब ने क्या ही बोल दिया एकदम। अगेन जैसे मैं बोलूँगा कि ये सब डेटा जो है आपके सामने हम दिखा रहे हैं, ये सब सब कोई भी डेटा आपको कोई क्लैरिटी नहीं देता है कि डाउन टर्न में है, अप टर्न में है, क्या टर्न में है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भरोसा रखिए मोदी जी के ऊपर। ये मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं हम पार कराएँगे। अब वो तो समय बताएगा मोदी जी आर करेंगे या पार करेंगे। तो बाज़ार और मोदी जी के ऊपर है। निर्मला ताई ने हमें एक छोटा-सा बर्थडे गिफ्ट दे दिया है 12 लाख सैलरी वाले लोगों को, 12 लाख का छूट। हम तो उस कैटेगरी में आते नहीं हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो 12 से नीचे ही मैं थे, तो हम बस तो बचे हुए हैं ऐसे भी। कहना चाहूँगा तो जी, जी। कि कुछ लोग मेरी तरह भी हैं, जो कि इस साल शायद उस कैटेगरी में हैं कि 12 के नीचे हैं, लेकिन अगले साल शायद ना रहे। तो बहुत ही दुखी कोई हो गया बात है नहीं। क्योंकि ये असेसमेंट अगले साल होएगी। अब ये देखिए, ये सब तो सुख-दुःख की बातें हैं, ये तो चलती रहेगी। अब हमने आपको मोटा-मोटा बता दिया है, ट्रम्प बाबू और मोदी जी का जो लवी-डवी सिचुएशनशिप चल रहा था अभी, और उस डेट से वापस आ गए मोदी जी घर पे। अभी एक दिल्ली का चीफ मिनिस्टर भी पता करना है, अभी वो भी बाकी है, मोदी जी को डिसाइड करना है। तो उसी के मोदी जी को साथ डिसाइड खत्म करना करेंगे है वीडियो।